हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आगा आप लोगों के लिए लेके आया हूं अध्याय 3, जो कि रसायन विज्ञान का अध्याय 3 है, धातुएं एवं अधातुएं, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वे छोटे से छोटे कण जिससे पदार्थ बनता है तत्व कहलाते हैं, यानी तत्व मतलब एलिमेंट्स। तत्व के उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में बांटा जाता है, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बांटा जाता है। अब पढ़ेंगे हम मेटल्स यानी कि धातुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। धातुएं बच्चों ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इनमें धातु की चमक पाई जाती है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग धातु मेटल्स के बारे में। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं ये धातु कहलाते हैं, यानी कि ये विद्युत की सुचालक होती हैं। नंबर 2, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं। धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं। ये कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, परंतु मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। एक बात याद रहे कि मरकरी जो होती है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ही रहती है। उदाहरण जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, आपका आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये क्या है? ये धातुएं हैं। तत्वों में धातुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें धातुओं की संख्या यानी कि मेटल्स की संख्या ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। अब पढ़ेंगे हम धातुओं के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो धातुओं के भौतिक गुण की बात करें तो धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं। तन्यता गुण क्या होता है? इसे कोई धातु हो उसको खींच कर जब हम तार के रूप में परिवर्तित करते हैं तो यह तन्यता का गुण कहलाता है। धातुएं अगाध वर्धनी होती हैं, यानी कि अगाध वर्धनी मतलब धातुओं को पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करने को ही अगाध वर्धनीयता कहते हैं, यानी कि मैला बल। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग धातुओं के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। धात्विक चमक, यानी कि जो धातुएं होती हैं उनमें धात्विक चमक पाई जाती है। मेटॉलिक लास्टर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की चमकदार होती है। धातुओं पर लेप या पॉलिश करके भी उनको सतह को चमकदार बनाया जा सकता है। उदाहरण तांबा, सोना, चांदी आदि। आगे बढ़ते हैं बच्चों। धात्विक चमक के कारण ही इनका प्रायः ज्वेलरी तथा सजावट की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। ज्वेलरी मतलब सोना चांदी। अब पढ़ेंगे ऊष्मी सुचालकता, यानी कि ये ऊष्मा की सुचालक होती हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सिल्वर एवं कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, लेकिन लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। विद्युत की सुचालक, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, धातुएं जो बच्चों होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि इनमें विद्युत धारा बह सकती है धातुओं में। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और आसानी से विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब कारण भी दे दिया, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। जैसे चांदी और तांबा विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक हैं। अब पढ़ेंगे हम आघात वर्धनीयता, मैलाबिलिटी।
को पीट पीट कर धातु की पतली चादर बनाई जा सकती है। बिना टूटे धातुओं के चादर में बदलने के गुण को ही आघातवर्धनीयता कहते हैं। उदाहरण, चांदी। चांदी को पीट पीट कर आप चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। सोना, एल्युमिनियम व कॉपर अत्यधिक आघातवर्धनीय धातुएं हैं। अब पढ़ेंगे हम तन्यता, डक्टिलिटी। क्या पढ़ेंगे? डक्टिलिटी। कुछ धातुएं जो बच्चों उन्हें खींच कर पतले महीन तारों में बदल दिया जाता है। इस गुण को ही तन्यता का गुण कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। कुछ धातुएं खींच कर पतले महीन तारों में बदल दिया जाता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं, तन्यता का गुण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तन्यता किनमें गुण पाया जाता है तन्यता का। तो उदाहरण हम बात करें, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी महीन तार खींची जा सकती है। चांदी धातु महीन तार में खींची जा सकते हैं। टंगस्टन के लगभग आदर्श बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं। टंगस्टन के तारों का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट तंतु बनाने में किया जाता है। अब पढ़ेंगे कठोरता, हार्डनेस। ये जो धातुएं होती हैं इनमें कठोरता का गुण पाया जाता है, कठोर होती हैं। आइए बात करते हैं कठोर यानी कि हार्डनेस। आमतौर पर धातुएं कठोर होती हैं। उदाहरण, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा आदि। सोडियम तथा पोटेशियम कोमल धातुएं होती हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो आपके पेपर में पूछा जाता है वे कौन सी धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। तो आपकी जो सोडियम है और पोटेशियम, ये धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। अब हम बात करेंगे गलनांक की, मेल्टिंग पॉइंट की। तो वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव में बदल जाती है उस धातु को गलनांक कहते हैं। यानी कि कोई धातु है वो अपनी ठोस अवस्था में है और गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाती है, तो उस धातु का गलनांक कहलाता है। धातुओं के गलनांक बहुत अधिक होते हैं। जो बच्चे धातुएं होती हैं इनके गलनांक बहुत अधिक होते हैं। उदाहरण, कॉपर धातु का गलनांक 1058 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करेंगे हम भंगुरता की, ब्राइटनेस की। क्या बात करेंगे हम? ब्राइटनेस की। आइए देखते हैं भंगुरता का गुण में पाया जाता है धातुओं में। धातुएं सामान्यतः बच्चों कठोर होती हैं, जिस कारण इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। धातुएं बच्चों सामान्य तौर पर कठोर होती हैं और यही कारण है कि इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। जैसे जिंक हथौड़े मारने से टूटती नहीं है, जिंक हथौड़े मारने से टूटती नहीं है। अब पढ़ेंगे हम ध्वनि, साउंड। धातुओं को हथौड़े से पीटने पर एक आवाज़ निकलती है। जब धातुओं को हम पीटते हैं तो उनसे एक आवाज़ निकलती है जिसे धात्विक ध्वनि यानी कि मीटालिक साउंड भी कहते हैं। मीटालिक साउंड भी कहते हैं। उदाहरण, स्कूलों में लगी हुई घंटी धातु की बनी होती है जिसे लकड़ी या धातु के हथौड़े से मारने पर तीव्र ध्वनि निकलती है। आपके भी स्कूल में लगी होगी घंटी। अब पढ़ेंगे हम धातुओं के रासायनिक गुण। वो फिजिकल थे, नहीं भौतिक गुणधर्म थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ी, अब पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो आइए देखते हैं। धातुओं की वायु से अभिक्रिया, रिएक्शन ऑन मेटल्स विद ऑक्सीजन।
धातुओं का वायु में दहन करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड यानी कि कोई धातु मिलेंगी या ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। जब कॉपर को वायु में गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। बोल रहा है जब कॉपर को हम वायु में गर्म करते हैं यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कॉपर जो होता है वो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। उदाहरण देखेंगे। 2 क्यूपरम प्लस यानी कि दो कॉपर के अणु और एक ऑक्सीजन का अणु, ये दोनों मिलते हैं तो हमारे देखिए कॉपर और एक कॉपर ऑक्साइड बनाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। जो कुछ धातुएं होती हैं वे ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाती हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड व पोटेशियम ऑक्साइड। जैसे सोडियम है बच्चों आपकी, तो ये जल में जब घुलेगी तो क्या बनाएगी, सोडियम ऑक्साइड बनाएगी। इसी प्रकार जब पोटेशियम है आपकी, ये जल में घुलेगी तो पानी में घुलेगी तो ये क्या बनाएगी, पोटेशियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। नोट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा कहीं पर, कि सोडियम व पोटेशियम धातुएं तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें आग से रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। जो केरोसिन तेल होता है उसमें इनको डुबाकर रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम खासकर। अब हम पढ़ेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। अब इस पे देख लेते हैं हम कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है। तो आइए देखते हैं बच्चों। उभयधर्मी एल्युमिनियम का वायु की उपस्थिति में, क्या बच्चों, एल्युमिनियम का वायु की उपस्थिति में दहन कराने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनता है, जो कि उभयधर्मी प्रकृति का होता है, क्योंकि यह धातु ऑक्साइड क्षारक व अम्ल दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। जब बच्चों अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनसे हमें लवण और जल प्राप्त होता है। तो हम इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण बच्चों अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आप लोग बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। अगर बच्चों हम एनोडीकरण की बात करें, अब ये पढ़ेंगे एनोडाइजिंग। एनोडीकरण बच्चों एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सामान्यतः एल्युमिनियम धातु की सतह पर ऑक्साइड को मोटी परत चढ़ाई जाती है। एल्युमिनियम धातु की सतह पर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाई जाती है। जब एल्युमिनियम को खुली वायु में रखते हैं तो बच्चों एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की सुरक्षा परत बन जाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत इसे संक्षारण से बचाती है। यदि यह परत मोटी हो तो संक्षारण से अधिक सुरक्षा की प्राप्ति होती है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम के साफ वस्तु को एनोड बनाते हैं तथा तन्वम यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघटन के रूप में लेते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है बच्चों तो एनोड पर ऑक्सीजन उत्पन्न होती तथा यह ऑक्सीजन एल्युमिनियम से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोटी सुरक्षा परत बनाती है। यह परत एल्युमिनियम की वस्तुओं को आकर्षक रूप देती है। एनोडीकरण बच्चों ये होता है। इसमें आप देख लेते हैं क्या लिखा है, इसमें क्या परिभाषा दी गई है एनोडीकरण की। तो एनोडीकरण एल्युमिनियम धातु को वायु में खुला छोड़ने पर धातु वायु से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली सी परत बनाती है जो इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत का विद्युत अपघटन करने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। जब यह परत जो बच्चों में होती है विद्युत अपघटन करती है तो यही प्रक्रिया जो बच्चों होती है वो एनोडीकरण कहलाती है, एनोडाइजिंग। आगे बच्चों पढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं।
धातुओं की जल से अब क्रिया कराएंगे। जो धातुएं होती हैं हमारी उनको जल से अब क्रिया कराएंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। धातुएं बच्चों जल के साथ अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। जो धातु जल में घुल जाते हैं वे जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है धातु प्लस जल, धातु प्लस जल, धातुएं ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कि इनमें क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इधर भी अगर हम धातु ऑक्साइड प्लस जल को अब क्रिया कराते हैं तो हमारा धातु ऑक्साइड ही बनेगा। अब इसका उदाहरण देखेंगे। सोडियम तथा पोटेशियम धातुएं ठंडे जल H2O के साथ तेजी से क्रिया करती हैं। जो सोडियम और पोटेशियम धातुएं हैं ये ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करती हैं। यह क्रिया इतनी तेज होती है कि निकली हुई ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा निकली हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। जो बच्चों इसमें से ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है वो हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा निकली हाइड्रोजन गैस भी जलने लगती है। जैसे कि बात करें हम सोडियम और ये जल, सोडियम से जब जल की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास बताइए, 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 ऊष्मीय ऊर्जा, हाइड्रोजन प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। बी देख लेते हैं, बोल रहा है कैल्शियम। कैल्शियम धातु की ठंडे जल से अपक्रिया थोड़ी धीमी होती है। इस अपक्रिया में उत्सर्जित ऊष्मा इतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस को जला सके। ये कर नहीं बच्चों होगा, ये गलती से मिस्टेक हो गई है, मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे बच्चों, ये कर नहीं होगा। जो बच्चों कैल्शियम होते हुए धातु के ठंडे जल से अपक्रिया थोड़ा धीमी होती है। इस अपक्रिया में उत्सर्जित ऊष्मा इतनी नहीं होती है कि हाइड्रोजन गैस को जला सके। जैसे कि कैल्शियम प्लस 2H2O यानी कि 2 पानी के आपस में जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, CaOH2 प्लस H2। अब क्रिया में देखते हैं, अब क्रिया में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं जिसके कारण यह जल की सतह पर तैरने लगती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आदि धातुएं भाप से क्रिया करके उनके ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस H2 निर्मित करते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर एवं गोल्ड आदि धातुएं जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करती हैं। अब पढ़ेंगे हम धातुओं की अम्लों से अपक्रिया। कोई भी धातु की अम्लों के साथ अब हम अपक्रिया कराएंगे। अगर बच्चों हम सोडियम को ठंडे जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं बच्चों। सभी धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण निर्मित करती हैं। धातु तनु अम्ल तथा धातु लवण प्लस हाइड्रोजन। जब धातु की तनु अम्ल से यानी कि H2SO4 से अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या अपक्रिया से क्या बनता है, धातु लवण बनते हैं और हाइड्रोजन बनता है। उदाहरण एग्जाम्पल देखेंगे इसका बच्चों हम लोग। अब धातुओं की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl से अपक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब धातुओं की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो धातु क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। धातु प्लस HCl यानी कि धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई जा रहा है।
क्रिया कराया जा रहा है तो क्या बनना, धार क्लोराइड बनना और प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब हम बात करेंगे 2Na यानी कि सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कॉपर सिल्वर तथा सोना की कम सक्रियता के कारण ये धातुएं तनु अम्लों के साथ कोई क्रिया नहीं करती हैं। क्या बता रहा है, कह रहा कॉपर सिल्वर तथा सोना की कम सक्रियता के कारण ये धातुएं तनु अम्लों के साथ कोई क्रिया नहीं करती हैं। अगर इसमें कॉपर पाया जाता है तो क्रिया करती हैं, सिल्वर पाया जाता है तो क्रिया करती हैं, सोना पाया जाता है तो करती हैं, लेकिन इनमें ये तीनों चीज़ें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब धातुओं की अति तनु नाइट्रिक अम्ल बोला है, धातुओं की अति तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3 से क्रिया रिएक्शन ऑफ मीटर्स विद वेरी डिल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब मैग्नीशियम व मैंगनीज धातुओं की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है तो धातु नाइट्रेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। Mg2HNO3 से जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, MgNO3 बनेगा। जब बच्चों मैग्नीशियम और तनु अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो बच्चों हमें प्राप्त होगा MgNO3 2 + H2 यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसमें से। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अम्लराज, अब क्या पढ़ेंगे हम अम्लराज के बारे में। इसको ही बोलते हैं एकोरेजिया अम्लराज। अम्लराज की बच्चों बात करें हम लोग तो अम्लराज या एकोरेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का वह मिश्रण होता है जो अम्लराज एकोरेजिया कहलाता है या द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है, सोना तथा प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की लवणों विलयनों के साथ अपक्रिया रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशंस। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिकों के विलयन से विस्थापित कर देती है। उदाहरण, अब हम लोग उदाहरण देखेंगे बच्चों। आयरन सल्फेट FeSO4 के विलयन में जिंक की छड़ डालने पर जिंक धातु आयरन सल्फेट के विलयन से आयन को विस्थापित करके जिंक सल्फेट ZnSO4 बनाता है। क्या बोल रहा है, जो आयरन सल्फेट होता है FeSO4 के विलयन में जिंक की छड़ डालने पर जिंक धातु आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाता है। अब पढ़ेंगे हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी यानी कि मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं हम लोग धातुओं की सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशील को क्रिया श्रेणी का वह सूची है सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अगर यहाँ पे आरोही होता तो बढ़ते क्रम में। आप लोग मैथ पढ़ें तो मैथ में तो पता ही होगा आप लोगों को कि अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम और आरोही मतलब बढ़ते क्रम। वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं सक्रिय धातुएं कहलाती हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा वह धातुएं जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं अक्रिय धातुएं कहलाती हैं। अब बात करेंगे हम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं।
आइए देखते हैं बच्चों कौन कौन सी होती हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं। पोटेशियम होती है बच्चों जो आपकी सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है। सोडियम होती है, कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम होती है बच्चों आपकी, एल्युमिनियम होती है बच्चों आपकी, जिंक होती है, आयरन होती है और लेड होती है। हाइड्रोजन होती है, क्यूपरम यानी कॉपर होती है, मरकरी होती है, Hg पारा, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। अब हम सबसे उच्च तो देख लिए, अब सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं देखेंगे। ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। आइए देखते हैं बच्चों सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं। हाइड्रोजन में भी अधिक क्या बोला, हाइड्रोजन में भी अधात्विक गुण होते हैं, परंतु इसकी विद्युत धनात्मक होने के कारण से सक्रियता श्रेणी में रखा गया है। अब बच्चों बात करेंगे हम अधात यानी कि नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की बात करेंगे बच्चों हम लोग। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं, यानी कि इसमें ये विद्युत की कुचालक होती हैं, इनमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। जो बच्चे अधातुएं होती हैं यानी कि नॉन मेटल्स आपकी। तो वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। अधातु में वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाते हैं। वे इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते थे, ये इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाते हैं। उदाहरण कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? अधातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं अधातुओं के भौतिक गुण धर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। अब पढ़ेंगे धात्विक चमक यानी कि मेटालिक लास्टर। अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है बच्चों। जो धातुएं होती हैं हमारी उनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है। इनकी सतह मलिन डल होती है। उदाहरण सल्फर जैसे अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती है। नोट, आयोडीन व ग्रेफाइट चमकीले होते हैं। विद्युत एवं ऊष्मी अचालकता कुचालकता यानी कि ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मी कुचालक होती हैं। उदाहरण के लिए फास्फोरस, सल्फर दोनों अधातुएं हैं। दोनों के द्वारा ही विद्युत तथा ऊष्मी चालन नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अब। नोट, कार्बन एक अधातु है या कई रूपों में पाई जाती है। ये बच्चों कार्बन है या एक अधातु है। कार्बन बच्चों एक अधातु है जो कई रूपों में पाई जाती है, जिसे अपर रूप कहते हैं यानी कि एलोट्रॉप। ये इसको लिख लीजिएगा कॉपी में बच्चों। अपर रूप के बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है बोर्ड में। तो कार्बन एक धातु है यह कई रूपों में पाई जाती है, जिसे अपर रूप कहते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। भंगुरता, ठोस अधातुओं को पीटने पर ये चादर में नहीं बदलती, क्योंकि ये भंगुर होती हैं, यानी इनको हथौड़े से पीटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। उदाहरण सल्फर, फास्फोरस अधातुएं भंगुर होती हैं। अब पढ़ेंगे हम तन्यता, नॉन डक्टिविटी। धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इनमें तन्यता की कमी होती है। इनकी भंगुरता के कारण खींचने पर टूट जाती हैं। अधिकांश ठोस धातुएं जैसे सल्फर और फास्फोरस कोमल होती हैं, जबकि कुछ कठोर होती हैं। उदाहरण कार्बन का
अपर रूप हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। बच्चों कार्बन का अपर रूप है वो है हीरा और यह सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, धातुओं के गलनांक कम होते हैं। उदाहरण गैलियम व सीजियम धातुओं का गलनांक इतना कम होता है कि हथेली पर रखते ही पिघलने लगती है। जब गैलियम और सीजियम धातुएं होती हैं इनका इतना गलनांक कम होता है कि अगर हम हथेली पर रखते हैं तो ये पिघलने लगती हैं। अब हम बात करेंगे ध्वनि के बारे में, साउंड के बारे में। धातुएं आध्वनिक होती हैं यानी कि इनमें धुन नहीं निकलती है, आवाज़ नहीं निकलती है। धातुएं आध्वनिक होती हैं अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटने पर कोई ध्वनि प्राप्त नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होती है। धातुएं व धातु के बीच अपक्रिया रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और धातु के बीच हम अपक्रिया कराएंगे। उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती हैं क्योंकि उनका अष्टक पूरा होता है। अन्य तत्व भी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्यागते हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का हमारा सूत्र होता है 2, 8, 18, 32, यानी कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 18, चौथे में 32। धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन देने की होती है जबकि धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। जो बच्चे धातुएं होती हैं ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, ये इलेक्ट्रॉन देती हैं, और धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन लेती हैं। इसलिए धातुओं पर ऋणायन का चार्ज होता है और धातुओं पर ऋणायन का चार्ज होता है। जब धातु व अधातु एक दूसरे से अपक्रिया करते हैं तथा दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के लेन देन द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि एक धातु है का प्रयास करते हैं। 3 कक्षाएं होती हैं KLM। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, बताइए आप लोग। सोडियम का परमाणु क्रमांक नहीं पता, मैं बताता हूँ आप लोगों को सोडियम का परमाणु क्रमांक। इसकी हम बच्चों परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका 11 होता है सोडियम का, तो इसमें टूट जाएगा 2, 8, 1, यानी कि 2, 8, 10 और 1। तो इसे अष्टक अर्थात बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने के लिए सोडियम अपने M कोश में इलेक्ट्रॉन लेने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इस प्रकार यह M कोश से 1 इलेक्ट्रॉन देकर धनात्मक आवेश ग्रहण कर लेता है। अब इसके L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तथा बाह्यतम कोश बन जाता है धनात्मक आवेश सोडियम धनायन या सोडियम आयन कहलाता है। इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। Na प्लस विन्यास 2, 8, Na प्लस E माइनस, प्लस का चार्ज इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज, 2, 8, 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब समान रूप से यदि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 जो कि एक धातु है, क्लोरीन के लिए उसके M कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना 7 इलेक्ट्रॉन देने की अपेक्षा सरल होता है। इस प्रकार यह अपने M कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा ऋणावेशित हो जाता है। अब यह क्लोराइड आयन या ऋणायन कहलाता है। इसे क्लोरीन विन्यास के LM 2, 8, 8 से है। सोडियम तथा क्लोरीन आपस में आकर्षित होते हैं, वह मजबूत बंध बनाकर सोडियम क्लोराइड NaCl के रूप में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब वीडियो में आनंद आ रहा है ना, वीडियो में आप लोगों को आनंद आ रहा हो रखा, मुझे पता है। आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग ढूंढते रह जाएंगे, ऐसी वीडियो आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगी। अब पढ़ेंगे हम आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के लेन देन
द्वारा बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। अब क्या बच्चों हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। अब हम बच्चों पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो आइए बच्चों बिना किसी देरी के देखते हैं। आयनिक यौगिकों के निम्नलिखित सामान्य गुणधर्मों पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है? भौतिक प्रकृति यानी कि क्रिस्टलाइन नेचर, धन एवं दृढ़ आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस तथा कुछ कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक प्रायः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। जो आयनिक होते हैं जब इन पर बच्चों हम दाब डालते हैं तो ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। दूसरा पढ़ेंगे गलनांक या क्वथनांक। आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। क्या बोल रहा है गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं क्योंकि इनकी अणुओं के मध्य उपस्थित स्थित विद्युत आकर्षण बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे विलेयता। क्या पढ़ेंगे? घुलनशीलता। घुलनशीलता या विलेयता बात करें एक ही है। तो विद्युत संयोजक यौगिक जल में घुलनशील तथा कैरोसिन पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। क्या बोला है? विद्युत संयोजक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं तथा केरोसिन पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत चालकता की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आइए बच्चों देखते हैं। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्यमान होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं कर सकते क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं, परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के प्रभाव से कमजोर हो जाता है, अतः आयन स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं, अतः विद्युत का चालन करते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों हम धातुओं की प्राप्ति। क्या पढ़ेंगे? धातुओं की प्राप्ति। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि कुछ जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम ये जो आपकी धातुएं हैं, धातुओं की प्राप्ति, इसमें अच्छी हेडिंग नहीं दी, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ आप लोगों को। धातुओं का निर्माण करने वाले तत्वों में अधिकतर धातुएं हैं। समुद्री जल में भी कुछ विलेय लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, इसमें आपको दिया ही है, क्लोराइड आदि पाए जाते हैं। अपनी रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर प्रकृति में ये दो रूपों में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में। अब बच्चों हम बात करेंगे खनिज, मिनरल्स। मिनरल्स पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग अयस्क की। क्या? अयस्क। तो बच्चों अयस्क की बात करें तो वे खनिज जिनमें से धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में सरलता पूर्वक तथा अधिक मात्रा में किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। बॉक्साइट जैसे कि। तो इसमें देख लेते हैं क्या होती है आपकी हेडिंग, परिभाषा। तो कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को ही अयस्क कहते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, वो याद कर लीजिए। अगर ये आपको हेडिंग अच्छी लगती है तो ये याद करिए, तो जो मैंने बताया है वो याद करिए। मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ। वे खनिज जिनमें
से धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में सरलतापूर्वक तथा अधिक मात्रा में किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि बच्चों सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। आइए बच्चों पढ़ते हैं धातुओं का निष्कर्षण। धातु यौगिक से शुद्ध धातु की प्राप्ति धातु का निष्कर्षण कहलाती है। निष्कर्षण बात करें तो धातु यौगिकों से शुद्ध धातु प्राप्ति धातु का निष्कर्षण कहलाती है। कुछ धातुएं भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तथा कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम से कम अभिक्रियाशील होती हैं अतः ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम तथा कॉपर इत्यादि। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अब कॉपर पढ़ेंगे हम। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जिंक, आयरन, लेड आदि की अभिक्रियाशीलता माध्यम होती है। इनकी जो बच्चों अभिक्रियाशीलता होती है इनकी ये मध्यम होती है। ये ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। अनेक धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। इसका कारण ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता तथा पृथ्वी पर इसका प्रचुर मात्रा में पाया जाना है। तत्वों के उनके अयस्कों से निष्कर्षण की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न 3 वर्गों में बांट सकते हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। अब हम बच्चों क्या पढ़ेंगे? धातुओं के निष्कर्षण के चरण यानी कि स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं हम लोग। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। नंबर 1, अयस्कों का समृद्धीकरण, एनरिचमेंट ऑफ ओरेस। आइए बच्चों पढ़ते हैं। पृथ्वी से निकले अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियां होती जिन्हें गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पूर्व अयस्क में अशुद्धियों को हटाना अति आवश्यक होता है। अयस्कों में से गैंग को हटाने के लिए जिन रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है वे अयस्क तथा गैंग के भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होती हैं। इस पृथक्करण के लिए अनेक तकनीक अपनाई जाती हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों हम सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। कम अभिक्रियाशील होने के कारण धातुओं को मात्र गर्म करने पर ही धातु की प्राप्ति होती है। क्या बोल रहा है? कम अभिक्रियाशील होने के कारण धातु को मात्र गर्म करने पर ही धातुओं की प्राप्ति होती है। सिनाबार। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिनाबार। उदाहरण के लिए सिनाबार HGS मरकरी का एक अयस्क है। वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर होगा। ये सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है। सिनाबार है, ये मरकरी का एक अयस्क है और वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ये सबसे पहले
मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है। वह अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में बदल जाती है। ये रिएक्शन दे रखी है बच्चों, इनको आप लोग देख लीजिए। इसी प्रकार Cu2S में विद्यमान तांबे कॉपर को वायु में गर्म करके इसका अयस्क प्राप्त किया जा सकता है। ये रिएक्शन दे रखी है बच्चों, 2Cu2S प्लस 3O2 डैश 2CO, यानी कि 2 कॉपर के अणु, 2 ऑक्सीजन के अणु प्लस 2 सल्फर के अणु, यानी कि 4 सल्फर के अणु। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। इसको भी, ये जो आपकी रिएक्शन दी है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करेंगे बच्चों हम सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। प्रकृति में धातुएं प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उसकी ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक सरल है। सल्फाइड को भर्जन द्वारा ऑक्साइड में बदलते हैं तथा कार्बोनेट को निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। इसके पश्चात कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त किया जाता है। जिंक के निष्कर्षण के समय निम्न रासायनिक क्रिया होती हैं। भर्जन, रोस्टिंग। अब बात करेंगे बच्चों भर्जन क्या होता है। आइए बच्चों देखते हैं, भर्जन के बारे में पढ़ते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन के उदाहरण दे रखे हैं ये। अब भर्जन, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं बोर्ड में, भर्जन क्या होता है और इसके उदाहरण दीजिए। तो सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम उच्च ताप पर बिना पिघलकर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को ही भर्जन कहते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों हम निस्तापन। आइए बच्चों देखते हैं निस्तापन। वायु की अनुपस्थिति, क्या बोल रहा है, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। उदाहरण दे रखा है ये ZnCO3, इसको बोलते हैं कैलामाइन। ये क्या है, कैलामाइन। जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, बनाता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अयस्क ऑक्साइड का अपचयन, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, और यह धातु ऑक्साइड अयस्क के धातु में बदलने की प्रक्रिया है। यह ऑक्साइड को गर्म करके की जा सकती है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कभी कभी विस्थापन अभिक्रियाओं को धातु ऑक्साइड के अपचयन में प्रयोग किया जाता है। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम का प्रयोग अपचायक के रूप में होता है क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील वाली धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित करती हैं। उदाहरण मैग्नीज डाइऑक्साइड की एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया। मैग्नीज डाइऑक्साइड की क्रिया एल्युमिनियम के साथ कराएंगे, क्या प्राप्त होगा, 3Mn प्लस 2Al2O3।
प्लस हीट ऊष्मा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं अब ये विस्थापन अपक्रिया उच्च ऊष्मा क्षेपी होती हैं, अतः उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उच्च होती है, जो धातुओं की द्रवित अवस्था में उत्पन्न होती हैं। आयरन ऑक्साइड FeO के साथ एल्युमिनियम की क्रिया द्वारा उत्पन्न आयरन का प्रयोग रेलवे पटरियों या मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में करते हैं। उसमें एल्युमिनियम चूर्ण के अपचायक के रूप में प्रयोग द्वारा धातु ऑक्साइड की अपक्रिया से धातु का निर्माण थर्मिट अपक्रिया कहलाती है। Fe2O3 प्लस 2Al यानी कि क्या बनता है इससे? ये बनते हैं 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट ऊष्मा निकलती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। ये धात्विक यौगिकों कार्बन या अन्य अपचायकों से अधिक बंधुता के कारण अपचयित नहीं किए जा सकते, अतः विद्युत अपघटनीय अपचयन प्रयोग इन धातुओं के लिए होता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब पढ़ेंगे हम धातुओं का परिष्करण। क्या पढ़ेंगे? धातुओं का परिष्करण, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो बच्चों बात करें धातुओं का परिष्करण क्या होता है। धातु कर्म विधियों से प्राप्त धातुओं में अशुद्धियां पाई जाती हैं, अतः अशुद्ध धातुओं के शुद्धिकरण को परिष्करण या शोधन कहते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं, यह अपचयन के पश्चात प्राप्त धातुओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। परिष्करण के लिए अनेक विधियां प्रयोग में ली जाती हैं, परंतु सबसे सामान्य विद्युत अपघटनीय परिष्करण कॉपर, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। अब पढ़ेंगे विद्युत अपघटनीय परिष्करण। आइए बच्चों पढ़ते हैं। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? इस प्रक्रम में जो आपका विद्युत अपघटनीय परिष्करण है, इसमें अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। विलय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा अविलय अशुद्धियाँ एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम देखेंगे धातुओं का संक्षारण। क्या पढ़ेंगे? धातुओं का संक्षारण, कोरिजन ऑफ मेटल्स। क्या पढ़ेंगे? कोरिजन ऑफ मेटल्स। नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है। यह ऑक्सीकारक प्रक्रम है। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। अब उदाहरण देखेंगे, लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, तांबे तथा इसको ऊपर कर लेते हैं, तांबा तथा कांसा पर हरी परत का निर्माण आदि संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण की रोकथाम की विधि, कैसे संक्षारण को रोका जा सकता है, आइए पढ़ते हैं बच्चों। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। कुछ विधियों का वर्णन निम्न है। बात करेंगे हम बच्चों यसद लेपन। किसकी बात करेंगे? यसद लेपन, जिसे गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। लोहे एवं
इस्पात की वस्तुओं पर जस्टे जिंक की पतली पर चढ़ाने की प्रक्रिया यसत लेवन या गैल्वेनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में वस्तु को द्रवित जिंक में डुबोकर किया जाता है। इस प्रक्रिया में वस्तु को द्रवित जिंक में डुबोकर किया जाता है। इस प्रक्रिया को बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इस प्रक्रिया को वस्तु को द्रवित जिंक में डुबोकर किया जाता है। धातुओं को मिश्र धातु में बदलना धातु के गुणों में सुधार की विधि है, जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाते हैं, जैसे पीतल, तांबा व कॉपर। तीसरा क्या है, रंगाई करके धातु की सतह को किसी अम्ल अवरोधक रंग से रंगाई करके धातु वायु या किसी विलयन के प्रभाव से बच जाती है। जब ग्रीस या तेल को लोहे की वस्तु की सतह पर लगा देते हैं तो नमी इसके संपर्क में नहीं आती बच्चों, जिससे वह जंग से सुरक्षित हो जाती है। उदाहरण, लोहे के पुर्जे तथा मशीनों को ग्रीस से पोत देते हैं। लोहे के अनेक धातु के साथ मिलाकर विभिन्न मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। अब बच्चे पढ़ेंगे हम मिश्र धातुएं, यानी कि मेटालॉइड्स बोलें या एलॉयस बोलें। तो बच्चों ये मिश्र धातुएं क्या होती हैं? ये बच्चों होती हैं जैसे दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु तथा एक धातु के साथ मिलकर बनाया गया समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। इसमें बात करेंगे, अब देखेंगे क्या इसकी परिभाषा दी गई मिश्र धातु की। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब समांगी मिश्रण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होमोजेनियस। मिश्र धातु को बनाने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है तथा इसके बाद दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। फिर इसे कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। यदि मिश्र धातु में कोई एक धातु पारद है तो मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। शुद्ध धातु की तुलना में उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण, सीसा तथा टिन का मिश्र धातु का नाम सोल्डर है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग। तो हमारी वीडियो समाप्त होती है यहीं पर बच्चों। वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके बच्चों उतना अधिक वीडियो को शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। वहाँ ये आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। जो इसका अगला चैप्टर बचा है, एक ही चैप्टर है कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसको भी हम कल कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।